देन हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ लागत के सिद्धांत के बारे में। और लागत के सिद्धांत वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, लागत की अवधारणाएं हैं, ठीक है ना। बट मैं आपको इस क्लास में आज जो बताने वाला हूँ वो है अर्थ और प्रकार, यानी कि लागत किसे कहते हैं और इसके प्रमुख कौन कौन से प्रकार है, इन सब बातों को ठीक है आज शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद लागत की प्रमुख अवधारणाओं की बात करेंगे, जिसमें कुल लागत, औसत लागत वगैरह सब कुछ होगा। बट आज हम समझते हैं लागत एक्चुअली में होता क्या है और लागत के जो टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको भूलना नहीं है। पर सबसे पहले हम बात करते हैं लागत के अर्थ के बारे में। लागत कहते किससे? लागत को इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट। मतलब इकोनॉमिक्स में किसी भी फर्म के थ्रू अगर कोई वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो उस वस्तु के उत्पादन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो फ्री में तो होगा नहीं। जब फ्री में होगा नहीं तो उसके पीछे उसके साधन जुगाड़ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप नमकीन बिस्कुट की दुकान खोलना चाहते हैं, आप नमकीन बिस्कुट की फैक्ट्री खोलनी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, एक कमरा चाहिए, इन सब के लिए आपको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ही। तो इसका मतलब साफ है, लागत को हम इस अर्थ पे समझ सकते हैं। कैसे? कि प्रत्येक फर्म किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों पर जो भी व्यय करती है, करने के लिए उत्पादन साधनों का प्रयोग करती है, उन साधनों के प्रयोग करने के बदले कुछ ना कुछ धनराशि व्यय करनी पड़ती है। और जो धनराशि हमारी व्यय होती है, जो खर्च होता है, नॉर्मल इसमें बोलते हैं एक्सपेंसेस, उसे हम उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे मशीनें चाहिए, जैसे लेबर चाहिए, पैकिंग का सामान चाहिए, एडवर्टीजमेंट होना है, ठीक है ना। आपको जमीन चाहिए, एक जगह चाहिए, फैक्ट्री का किराया होता है, लाइटिंग चार्ज होती है, आने जाने वाला का कन्वेंस चार्ज होता है, ये सब कुछ खर्च होता है उत्पादन के लिए। बिना इसके उत्पादन नहीं हो सकता। तो उत्पादन के लिए अब जो कुछ भी खर्च सकते हैं वही आपका लागत है, उसी को कॉस्ट बोलते हैं। तो सिंपल वे में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए सिंपल इसकी अगर आपको वन लाइन में लिखना है, वन मास के हिसाब से किसी वस्तु, देखिए वास्तु लिखा हुआ है वो गलत है, प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पड़ेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए एक उत्पादक को जो भी व्यय करने पड़ते हैं उसे हम उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लागत एक्चुअली में होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि जो किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए या बनाने के लिए आपको जो कुछ भी खर्च करते हैं वो उत्पादन की जो लागत होती है ना, बेसिकली जो भी आप उत्पादन करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि उत्पादन की मात्रा पे। क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा मात्रा होगी तो लागत भी उतनी ज़्यादा होगी। उत्पादन की मात्रा कम है तो लागत भी कम होगी। यानी कि लागत बेसिकली बहुत सारे दूसरे आइटम्स है जिस पे डिपेंड होती है लागत, ठीक है ना। जैसे साधनों की कीमत वगैरह, ठीक है ना, बाकी सभी चीज़ें। बट बेसिकली जो मेन पॉइंट होता है वो होता है मात्रा, कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी प्रोडक्शन की उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी। सिंपल सा मैटर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उत्पादन लागत, यानी कि जिसको सी के थ्रू शो किया जाता है, उत्पादन की मात्रा, क्यों का फलन है, बिकॉज ऑफ जो कॉस्ट होता है डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा पर ही निर्भर करता है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जो है कोई 100 सामान बनाया, 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स बनाया, और एक गुड्स बनाने के लिए आपको 4 रुपए का खर्चा आता है, तो 400 रुपए खर्च हो गए आपके। वहीं पर अब आपने 100 की जगह 150 यूनिट बनाना चाहा, खर्च आपका उतना ही 4 रुपए के हिसाब से, तो कितना खर्च होगा? 600 रुपए। मतलब उत्पादन की मात्रा बढ़ी तो आपका खर्च भी बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है, उत्पादन की लागत हमेशा उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो ये तो होगी इसकी बात लागत के अर्थ के बारे में। लागत के अर्थ के बारे में समझना पड़ेगा हमें, लागत को कितने वर्गों में बांटा गया है, लागत के प्रकार यानी कि वर्गीकरण। लागत को बेसिकली 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है मौद्रिक लागत, एक होता है वास्तविक लागत यानी कि रियल कॉस्ट, और तीसरा होता है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तीनों ही अपने अपने स्तर पे अलग अलग होता है। अब होता क्या है इसके बारे में, किसे बोलते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या इसमें उसके और भी टाइप का, टाइप के अंदर भी टाइप होते हैं, ये सब जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में कभी भी मौद्रिक लागत आपको सेपरेट पूछा जाता है कि मौद्रिक लागत किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार को बताइए। वास्तविक लागत किसे कहते हैं, या फिर मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत में क्या अंतर है, ये भी पूछा जाता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मौद्रिक लागत के बारे में। मौद्रिक लागत, मौद्रिक मतलब मनी कॉस्ट बोलते हैं। मतलब ऐसा खर्च
जो मुद्रा के रूप में होता है, जहां पर डायरेक्टली आप पैसों का पेमेंट करते हैं, मुद्रा के रूप में किसी चीज को पेड करते हैं, जो पैसों से रिलेटेड होता है, उसको हम मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। मतलब किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के लिए जो भी उत्पादक मुद्रा के रूप में व्यय करता है, उसे हम मौद्रिक लागत के रूप में, मतलब कोई भी चीज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कच्चा माल खरीद लिया, क्या खरीद लिया? कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। तो कच्चा माल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो है फैक्ट्री का किराया होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी हो गई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप विज्ञापन करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी जो पैकेजिंग होगी, पैकिंग चार्ज, ये सब आपको रुपयों में भी तो जाना पड़ेगा, मुद्रा के अंदर रुपए के ऊपर खर्च करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज हम मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। मतलब वो लागत जो मुद्रा के रूप में होती है, उसे मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पर यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, बात इसके आगे भी है। आगे क्या है कि मौद्रिक लागत को बेसिकली हम 3 वर्गों में बांटा जाता है। हाँ, तो मौद्रिक लागत को 3 वर्गों में बांटा गया। एक होता है व्यक्त लागत, जिसको स्पष्ट लागत कहते हैं, एक कहते हैं अव्यक्त, इसको अस्पष्ट लागत कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा कौन सी चीज? सामान्य लाभ। तो सबसे पहले व्यक्त लागत, व्यक्त यानी स्पष्ट, जो हमारे सामने दिखती हैं, जो हमारे सामने होता है, प्रत्यक्ष रूप से जिसका पेमेंट करते हैं, मतलब वे लागतें जो एक उत्पादक विभिन्न साधनों को खरीदने के लिए प्रत्यक्ष रूप से व्यय करता है और किसी बाहरी आदमी को पेमेंट करता है। ध्यान रखना, किसी बाहरी को, क्योंकि जो बाहरी देंगे उसका प्रॉपर हिसाब किताब रखा जाता है कि हमने ये लोगों को एज ए लेबर रखा, उसको इतने पैसे दे दिए। तो ये जो लागतें होती है, इसमें 3 प्रकार की लागतें होती है, 3 प्रकार के खर्च होते हैं। एक होता है उत्पादन के लिए जो खर्च किया गया, दूसरा उत्पादन के बाद जो उत्पाद होती है उसको बेचने के लिए जो विज्ञापन पर खर्च करते हैं, तीसरा अन्य लागतें, ठीक है ना। तो 3 प्रकार जो उत्पादन लागतें होती हैं, उत्पादन करने के लिए जो खर्च, जैसे कच्चा माल खरीदना है, मजदूरों की मजदूरी होती है, प्रबंधकों का वेतन होता है, किराया होता है, लाइटिंग होती है, फ्यूल एंड चार्जेस होते हैं, तमाम चीजें किसी वस्तु उत्पादन के लिए खर्च करना पड़ता है, वो सब इसमें आता है। अब उत्पाद हो गई, अब मार्केट में बेचना है, तो बेचने के लिए आपको विज्ञापन करना पड़ेगा, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको किसी को कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है ना, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तमाम तरह के खर्चे होते हैं ना, इसको बोलते हैं विज्ञापन विक्रय लागतें। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो छोटी-मोटी खर्चे होती हैं, जैसे बीमा कर दिया, टैक्स का पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, ये सब आपकी अन्य लागतों की कैटेगरी में आता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको मुद्रा के रूप में कहीं न कहीं खर्च करते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं जिसको हम कहते हैं खर्च तो हो रहा है, लेकिन हमको हिसाब किताब में डायरेक्टली शो नहीं कर पाते हैं, ये करते नहीं है, करना तो चाहिए लेकिन नहीं करते, उसको हम बोलते हैं अव्यक्त लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके अंतर्गत उन साधनों या सेवाओं की कीमत को शामिल किया जाए जिन पर उत्पादक या साहसी व्यय तो करता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से उसकी कीमतें नहीं चुकाता है, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी लागत, ऐसा खर्च जो डायरेक्टली किसी बाहरी आदमी को नहीं, जो उत्पादन या फर्म होता है, फर्म के मालिक को दिया जाता है, ओनर को दिया जाता है, क्योंकि ओनर अपने बिजनेस से वो वैसे लेता तो नहीं है, लेकिन उसके हिसाब किताब में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ, जैसे जमीन है, एक किसान है, किसान अपने खेत में काम करवा रहा है, काम करने के लिए उसने क्या कर लिया, 2 मजदूर, 2 लेबर रख लिया, और साथ ही साथ अपने आप खुद भी काम कर रहा है। पूरा दिन भर वो 2 लेबर और 3 लोग मिलके उस काम को पूरा कर दिए। अब देखिए, जब वो लेबर की बात करते हैं, ₹500 दिहाड़ी, उसने कहा ₹500 2 लेबर कर ₹1000 मेरा खर्च हो गया। ठीक है ना? उसने हिसाब में लिख दिया, मेरा आज के डेट का जो खर्च है ₹1000। लेकिन उसने वो एक लेबर का खर्च नहीं जोड़ा जो वो खुद भी लगा हुआ था, क्योंकि अगर वो खुद नहीं लगता तो वहां पर एक लेबर और लगाना पड़ता हुआ, लेकिन बाहर का आदमी ना आके उसने खुद काम किया। मतलब प्रत्यक्ष रूप से कीमत तो नहीं गया, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये कीमत तो शामिल होगी, क्योंकि वो नहीं होता कोई और होता। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री है, फैक्ट्री कहाँ पर है? मालिक के, ओनर के खुद के घर पे है। दूसरे का कमरा किराया लेता तो किराया देना पड़ता, खुद का घर है तो किराया कैलकुलेट ही नहीं हो रही। तो इस प्रकार से जो इनडायरेक्टली इनकम या फिर एक्सपेंस तो होता है, लेकिन उसको पे नहीं किया जाता है, उसे अव्यक्त लागतें या स्पष्ट लागतों की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आप दिन भर काम कर रहे हैं, आपका जो वेतन होता है, आपने अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है, उसकी जो इंटरेस्ट होती है, क्योंकि कहीं से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, आपने बिजनेस में लगा रखा है तो उसके इंटरेस्ट का क्या? तो ये सब चीजें अस्पष्ट लागतों की कैटेगरी में आती हैं। और तीसरा इसमें असामान्य लाभ। सामान्य लाभ, देखिए एक चीज समझिए, कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस करता है, ठीक है ना, कोई भी उद्योग शुरू करता है, तो वो चाहता है कि मेरे उस उद्योग में जितना भी मैंने पूंजी लगा रखा है, उस पूंजी की बदले में एक मिनिमम लाभ तो प्राप्त होना ही चाहिए।
और ये लाभ इसलिए होना चाहिए क्योंकि बिजनेस में बने रहने के लिए इतना लाभ होना जरूरी है, अदरवाइज आप अपने खर्चों को नहीं पूरा कर पाएंगे। इंटरेस्ट वगैरह देंगे कहाँ जब आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। मान लो 100 रुपए का माल लेके आ रहे हैं और 100 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो यहाँ पर जीरो लाभ। जब लाभ नहीं होगा, लास्ट में रेंट कहाँ से देंगे, अब वहां से जो लाइटिंग चार्ज वगैरह कैसे खर्च करेंगे, सैलरी कहाँ से देंगे। तो बिजनेस में बने रहने के लिए आपको एक मिनिमम प्रॉफिट का होना कंपलसरी है। अगर वो प्रॉफिट होता है तो आप बिजनेस में है, अदरवाइज आप बिजनेस से बाहर चले जाएंगे, आप बिजनेस को नहीं चला पाएंगे, आप लॉस एक्योर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सामान्य लाभ को हम लागत की कैसे, लाभ है, लाभ लागत कैसे बन जाएगा, लेकिन लाभ लागत इसलिए है क्योंकि इतना बिजनेस को चलाए रखने के लिए कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर लागत में शामिल करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर आप जितना अर्न करेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको लेना ही पड़ेगा बिजनेस में, इसलिए इसको लागत की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस प्रकार जो तीनों प्रकार की लागत, जैसे व्यक्त लागत है, अव्यक्त लागत है और सामान्य लाभ है, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो इन तीनों का टोटल होता है मौद्रिक लागत। तो ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मौद्रिक लागत का किस किस का कुल योग होता है। तो मौद्रिक लागत के अंतर्गत व्यक्त लागत है, अव्यक्त लागत है और सामान्य लाभ तीनों शामिल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वास्तविक लागत। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए केवल पैसा ही काफी नहीं है कि आपके पास पैसा होगा, आपके पास रुपया है, पैसा है तो आप बिजनेस को चला लेंगे, ऐसा नहीं है। बिजनेस को चलाने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है ना, त्याग करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है तो केवल 8 घंटे बिजनेस, वो घर जाके सोते वक्त, जागते वक्त, हर समय उस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें किस तरह से मेहनत की जाए, कहाँ से पैसे का जुगाड़ होगा, कहाँ, वो तमाम मेहनत करता रहता है। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये पैसों में नहीं, तो किसी की मेहनत को, किसी की कोशिश को, किसी को सेक्रीफाइस को आप पैसों से नहीं तोल सकते, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। कोई लेबर आपके यहाँ पर काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, जो आपने बताया करके चला गया, तो उसने उसने काम किया, बात यह उस काम करने में उसका मन भी लगना चाहिए। मतलब अपने मन से बिजनेस में वो लग रहा है तभी बिजनेस की उन्नति होती है। इसका मतलब होता है वास्तविक लागत के अंतर्गत पैसा जो आपने खर्च किया वो, साथ ही उसके अलावा आपने अपनी मानसिक, आपका जो कोशिश है, जो मेहनत है, वो सब, इन सब की वैल्यू जब जोड़ा जाता है तो वास्तविक लागत की कैटेगरी वही होता है वास्तविक लागत। जैसे ये वैल्यूलेस होता है, तो प्रोफेसर मार्शल ने वास्तविक लागत को एक्चुअल में बहुत बढ़िया से डिफाइन किया कि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगने वाले विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का पारिश्रमिक तथा उनमें काम आने वाले पूंजी की बचत के लिए किया जाने वाला त्याग अथवा प्रतीक्षा उस वस्तु की वास्तविक लागत को बताते हैं। कि किसी भी वस्तु उत्पादन के लिए आपने जो त्याग किया, जो प्रतीक्षा किया, आपने जो सेविंग की, उसको बिजनेस में लगाया, लाभ कमाने तक आपने इंतजार किया, एक धैर्य बनाए रखा, तो इन सबको हम वास्तविक लागत की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट टाइप है अवसर लागत। अवसर लागत क्या होता है, किसी साधन के प्रयोग की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसको स्पष्ट रूप से त्याग करना पड़ता है। हम सबको पता है कि उत्पादों, किसी आदमी के बाद उत्पादन के लिए जो साधन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। क्या होते हैं, सीमित साधन होते हैं। जब हमारे पास साधन सीमित होते हैं तो सीमित साधनों को एक उत्पादक इस प्रकार से व्यय करता है ताकि उसको आगे चलकर उसकी लाभ क्या सा होना चाहिए, अधिकतम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस प्रकार वो अपने साधनों को पहले वस्तु ए पर खर्च करता था, अगर वस्तु ए की जगह वस्तु बी को खर्च करेगा तो अब क्या होगा, वस्तु ए की जगह बी को ऊपर खर्च करेगा तो ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे में अगर एक बी को बढ़ाना है तो वस्तु ए की मात्रा में कमी करनी ही पड़ेगी। तो बी की वस्तु में वृद्धि के लिए ए की जो भी मात्रा कम करनी पड़ती है उसे ही अवसर लागत की कैटेगरी रखते हैं, उसे अवसर लागत कहते हैं। बेनहम ने कहा था कि किसी वस्तु की अवसर लागत वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर वस्तु के विकल्प के रूप में किया जाता है। पैसा आपके पास उतनी ही है, पहले ए वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आप इसकी जगह बी का उत्पादन कर रहे हैं, तो ए की जगह बी के उत्पादन के लिए, क्योंकि ये इससे आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, तो उसे ही हम अवसर लागत की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अवसर लागत को समझिएगा कि हमने दो वस्तु उत्पादन किया, मान लो ये हो गया आपका संयोग, ये हो गया आपका पहले वस्तु x और ये हो गया वस्तु y, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इस चीज में।
तो यहाँ पर वस्तु इस संयोग ए, पहले वस्तु की हम 0 यूनिट उत्पादन करते थे और इसके ये 15, और जैसे ही हम जो है वस्तु वाई का उत्पादन करना चाहते हैं 1, तो वस्तु वाई का हमें कम करना पड़ेगा। मतलब 15 की जगह कितना हो जाएगा 13। जैसे हम एक और यूनिट का उत्पादन करना चाहेंगे वस्तु इसको बढ़ाएंगे, तो इसको कम करना पड़ेगा। जैसे एक और यूनिट बढ़ाना है तो उसको 13 की जगह क्या एक और कम करना है, यानी कि -2 हो रहा है और ये -3, और इस तरह धीरे धीरे हम जैसे जैसे इसकी यूनिट को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसकी यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए पहले दूसरी वस्तु की मात्रा में जो कमी करनी पड़ती है उसी को उसका क्या कहा जाता है, अवसर लागत कहा जाता है। इसलिए उत्पादक चाहता है कि हमेशा एक ही वस्तु में बंधा ना रह जाए, हमेशा इस प्रकार से उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाए कि एक से अगर लाभ कम होता है, उसकी जगह दूसरे चीज का उत्पादन करने से लाभ बढ़ता है, तभी उसी का उत्पादन करना चाहिए। वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि उत्पादक का एक ही उद्देश्य होता है, अधिकतम लाभ अर्जित करना। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, आपके सजेशंस का, कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ और सुधार करूं। ठीक है ना, किस किस तरह की क्लास आपको लेनी है मुझे जरूर बताइएगा। आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा वो टफ लगते हैं कॉमर्स में, वो भी जरूर बताइएगा। आपकी सारी क्लास ली जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए।